वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलबीर तिवारी। आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को समझेंगे। और कोर्स शुरू करने से पहले पेपर को समझना और सिलेबस को समझना, अगर बच्चे इसको सुनिश्चित कर लेते हैं तो उनको पढ़ने का एक ट्रैक मिलेगा कि हम किस तरीके से पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ की कितनी स्कोरिंग है, ये सब ध्यान में रहेगा। और दूसरी बात कि जब पेपर सामने आए तो उसका स्वरूप कैसा होगा। पूरे साल भर हम उसी माइंडसेट में रहकर अपनी स्टडी करते हैं, तो जब पेपर हमारे सामने आता है तो वो पेपर बहुत ही परिचित सा लगता है। चलिए आज हम ये पढ़ें कि हमें वर्ड मीनिंग क्यों पढ़ने चाहिए, ग्रामर क्यों पढ़ना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि पढ़ के हम अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। लेट अस बिगिन द वीडियो। अब ये पेपर आपके सामने आप देख रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट पेज है पेपर का और सबसे ऊपर लिखा हुआ है नामांक, इंग्लिश में लिखा हुआ है रोल नंबर। पहला काम आपको जो करना है, इसमें अपना रोल नंबर डालना है। नेक्स्ट ये देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 21, नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस, छपे हुए जो पेज हैं उनकी संख्या कितनी है 12, और प्रश्नों की संख्या कितनी है 21। तो सुनिश्चित कर लीजिए, पेजेस गिन लीजिए फटाफट कि 12 है कि नहीं, 21 क्वेश्चंस प्रिंटेड है कि नहीं। ये सब सही है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2017 का पेपर है जिसके सहारे से हम लोग समझेंगे कि कैसे हमें पेपर को करना है। पेपर आपका 3.25 घंटे का होगा, 3/1/4 आवर्स, और मैक्सिमम मार्क्स हैं 80। मैक्सिमम यानी कि पूर्णांक, और मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम। तो अधिकतम जो अंक हैं 80, और आपके प्लस जो 20 हैं आपको सेशनल मार्क्स मिल जाते हैं। कुल मिलाकर 100 में से आपके मार्क्स निकल जाते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, सीधा पेपर को करना शुरू कर देते हैं, पेन पकड़ लेते हैं, लिखते हैं। नो, ये जो आपको 15 मिनट मिले हैं ये सिर्फ पेपर पढ़ने के लिए, समझने के लिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द एग्जामिनीज। अब ये सब शब्दों के मीनिंग अगर आप लोगों को पता होंगे तो आप लोग निर्देश की पालना में सही काम करेंगे। जनरल यानी कि सामान्य, निर्देश टू द एग्जामिनीज। एग्जामिनी कौन होता है, परीक्षार्थी। जो एग्ज़ाम दे रहा होता है, और एग्जामिनर कौन होता है, परीक्षक, जो परीक्षा लेता है। तो एज इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स ऑल्सो हमें हर वर्ड के मीनिंग पता होने चाहिए। क्या है जनरल इंस्ट्रक्शंस। नंबर 1, कैंडिडेट्स मस्ट राइट देयर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर। सीधी सी बात है, सबसे ऊपर रोल नंबर की जगह है, आप रोल नंबर डाल दीजिए। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। कंपल्सरी अनिवार्य। राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन गिवन आंसर बुक ओनली। आंसर बुक उत्तर पुस्तिका, आपको जो दी गई है उत्तर पुस्तिका, केवल उसी में ही आंसर लिखने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन पेपर पर आपको कुछ नहीं लिखना है। फॉर क्वेश्चंस हैविंग मोर देन वन पार्ट, आंसर टू दोज पार्ट्स मस्ट बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब लगातार, लगातारी में। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका भाग 1, 2, 3, 4, तो आप ये भी कर सकते हो कि 3 के 1, 2 तो यहाँ कर दिए, और ये 2 पार्ट्स हैं, 5-6 क्वेश्चंस करने के बाद फिर कर दिए। ऐसा नहीं होगा। किसी भी एक क्वेश्चन के अगर मोर देन वन पार्ट है तो आप उसको कंटिन्यूटी में ही करेंगे। राइट द करेक्ट सीरियल नंबर ऑफ ईच क्वेश्चन एज मैंशनड इन द क्वेश्चन पेपर। राइट मतलब लिखिए, द करेक्ट सीरियल नंबर, सही सीरियल नंबर, जो क्रमांक है प्रश्न का,
प्रश्न का जो क्रमांक है उसको अगर आप उत्तर लिख रहे हो तो ये क्रमांक बिल्कुल सही लिखना चाहिए, क्योंकि जब कॉपी का एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी जांचता है और आप क्रमांक गलत लिखते हो और उसे ढूंढना पड़ता है कि ये कौन से क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। हर एग्ज़ामिनर चाहता है कि हम नंबर दें, लेकिन वो नंबर कोई और होता है, उसको ढूंढने में कष्ट होता है। ऐसी स्थिति में वो बच्चों के अंक भी काट देते हैं। अगर रॉन्ग क्रमांक है तो बिल्कुल नंबर काट के 0 देने का भी प्रावधान होता है। तो आप लोग बच्चे ध्यान रखें कि जो भी प्रश्न का नंबर है उसे सही लिखें, तसल्ली से लिखें। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहले लिखने का मन कर, तो आप लिखेंगे आंसर 6 और आंसर लिख लीजिए। अब पहले कर रहे हैं और 1 डाल के 6 का आंसर लिख रहे हैं तो आपको 0 मिलने के चांस हो सकते हैं। ये सारे जनरल निर्देश हैं बच्चों के लिए जो आपको डिपार्टमेंट ने दिए हैं। नाउ टर्न ओवर, पन्ना पलट लीजिए, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। पहला जो भाग था वो फॉर्मेलिटीज़ का था, निर्देशों का था। अब नेक्स्ट पेज है सेक्शन ए, जो आपका पेपर असल शुरू होता है सेक्शन ए। और सेक्शन ए में क्या है? रीडिंग। बस आपको पढ़ना है, रीड करना है और रीड करके क्या करना है? समझना है। अगर आप समझ लेते हैं तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो क्या इसके लिए प्रश्न नंबर 1 और ये जो रीडिंग सेक्शन है ये 14 अंकों का है। तो ये 14 अंक वो हैं जिसके लिए हमें ना तो टेक्स्ट बुक पढ़नी है, ना क्वेश्चन के आंसर रटने हैं, कुछ नहीं करना। तो करना क्या? टेक्स्ट को समझना आना चाहिए, आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए आंसर लिखने के लिए, आपको क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, फ्रेमिंग कैसे होती है वो आना चाहिए, क्वेश्चन के आंसर कैसे फ्रेम होंगे वो आना चाहिए, और क्वेश्चन को समझकर आंसर ढूंढना, कौन सा शब्द है इसमें जो कि आंसर का काम करेगा। यदि ये चीज़ बच्चों को आती है तो ये 14 अंक में से कम जो 10 अंक हैं वो तो बच्चों के सुनिश्चित हो जाते हैं, बिना किसी टेक्स्ट बुक के, बिना किसी पोएम के। तो ये जो रीडिंग है ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, रीड मतलब पढ़िए। द फॉलोइंग, नीचे दिया हुआ पैसेज, अनुच्छेद पढ़िए। और आगे एक बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है केयरफुली यानी कि ध्यान से। एंड आंसर, और जवाब दीजिए द क्वेश्चंस, उन प्रश्न का, दैट फॉलो, जो कि पैसेज के बाद आते हैं। तो ये 2 वाक्य इन्होंने दिए हैं आपको। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, पहला तो केयरफुली पढ़ना है, फिर क्या करना है? आंसर देना है क्वेश्चंस का। चलिए ये पूरा पैसेज आपने पढ़ लिया मान लीजिए, और ये आपके क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 6 7। तो क्वेश्चंस को हम ध्यान देते हैं। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि ये जो पैसेज है यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है रिग्रेट्स, रिमेन, पोस्टपोन, स्ट्राइकिंग, ये एट रैंडम मैं कुछ वर्ड्स पकड़ रही हूँ, और बच्चे अपने आप में देखें कि क्या उनको इनके मीनिंग्स आते हैं। बिहाइंड, क्या इन सब के मीनिंग आते हैं? डाउनपोर, शाइन्स एंड आयरन, ऑल दीज वर्ड्स, नेक्टार, इन शब्दों के अगर मीनिंग आपको नहीं आते तो आंसर कैसे देंगे? इसका मतलब है वोकैबुलरी यानी कि जो शब्द ज्ञान है, शब्दों के मीनिंग है, वो सब भी बच्चों को आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। वी हैव 7 क्वेश्चंस। हाउ डज द नेचर लुक एट द स्प्रिंग टाइम? क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल हैपन इफ बीज मिस स्प्रिंग? अगेन अ क्वेश्चन मार्क। व्हेन कैन वी नॉट मेक हे? फिर एक प्रश्न चिन्ह है। व्हेन डू वी फेल इन लाइफ? हम अपनी ज़िंदगी में कब असफल होते हैं, फेल हो जाते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टीलिंग आवर टाइम?
हमारा समय चोरी करने के लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। इसका तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको ये काम करना है, और यहाँ पे वो आपके प्रश्न पूछ रहे हैं और आपसे उत्तर चाहते हैं। तो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आप देखिए कि प्रश्नवाचक शब्द कौन से हैं। हाउ से शुरू हो रहे हैं, व्हाट से शुरू हो रहे हैं, व्हेन से शुरू हो रहे हैं, फिर व्हेन से शुरू हो रहे हैं, हु से शुरू हो रहे हैं, और फिर पहले दो शब्द हैं राइट और राइट। तो अगर बच्चों को ये आता होगा कि जो हाउ वाले प्रश्न हैं उनके उत्तर कैसे देने हैं, व्हाट के उत्तर कैसे देने हैं, व्हेन में क्या आना चाहिए। व्हेन मतलब ये समय बोधक प्रश्नवाचक शब्द है। व्हाट मतलब कोई चीज़ या कोई क्या जिसका उत्तर होगा। हु यानी कि कोई इंसान का नाम ही इसका उत्तर होगा। तो ये सारे प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं ये कैसे बनते हैं और इनके उत्तर कैसे लिखे जाते हैं, ये बच्चों को आना चाहिए। दूसरी बात है कि यहाँ पे आप देखिए डज, विल, कैन, डू, इज़, ये सब बता रहे हैं कि ये वर्तमान काल के हैं और भविष्य काल के हैं। तो आपको जिस टेंस में प्रश्न होगा, जिस काल में प्रश्न होगा, उसी ही काल में आप उत्तर दोगे। अगर प्रश्न प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट, तो आपका जो आंसर है वो भी किस में होगा? प्रेजेंट में होगा। तो इसके लिए क्या हमें प्रेजेंट टेंस और टेंस सारे आने चाहिए, नॉट ओनली प्रेजेंट टेंस। अब फिर प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। वही बात वो कह रहा है और वही कह रहा है आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर हम वापस जाएं तो ये जो 2 क्वेश्चन हैं, छठा और 7वां, ये कहते हैं राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। पैसेज में से वो शब्द लिखो विच मीन्स जिसका मतलब है ए लार्ज ग्रुप, एंड राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से वो शब्द ढूंढिए जिसका मीनिंग है ड्रेस। तो अगर आपको शब्दों का ज्ञान होगा, शब्द मीनिंग आपको आते होंगे, आप बहुत इंग्लिश की बुक्स पढ़ते होंगे या हर बुक जब पढ़ते हैं जो शब्द आता है उसका उसी समय शब्दकोश में मीनिंग ढूंढने की आदत है, तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही ईजी होंगे। सेम पैटर्न यहाँ पे भी है, क्वेश्चंस हैं और राइट फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स शाइनिंग, राइट फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स वेरी बिग। तो यहाँ पे भी आपको शब्द ज्ञान है, बिल्कुल वही स्थिति है। तो ये 2 पैसेज ऐसे हैं जो आपको कोई बुक नहीं पढ़नी, अनसीन पैसेज है, केवल आपको ग्रामर आती होगी, रीडिंग आती होगी, टेंस का ज्ञान होगा, प्रश्न के उत्तर कैसे लिखने हैं ये ज्ञान होगा, तो आप इसको कर लेंगे। आगे बढ़ें। सेक्शन बी, पहला रीडिंग का था, अभी ये राइटिंग का। क्या हमें लेखन कला भी आती है? ये भी 14 अंकों का है। इमेजिन यू आर सुभाष लिविंग इन मुंबई। कल्पना करिए कि आप सुभाष हो जो कि मुंबई में रह रहे हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखिए टेलिंग हिम हाउ यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे लास्ट वीक। यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये नीचे बिंदु दिए, इनको आप टच कर सकते हो कि आपको क्या देना चाहिए, डेट देना चाहिए, टाइम, क्या क्या आपने तैयारी की, प्रिपरेशंस, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स किसको किसको बुलाया, फिर आपने क्या सेलिब्रेट किया कि केक काटा, गेम खेले, मंदिर में गए, पूजा करी, कैसे सेलिब्रेट किया और क्या आपने महसूस किया। आप अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखें। अब ये सारे निर्देश पढ़ना और समझना तभी पॉसिबल होगा जब आपको शब्द का ज्ञान होगा, टेंस का ज्ञान होगा, लैंग्वेज का ज्ञान होगा। ये सारे बिंदु दिए हुए हैं, ऐसे ही आपको लेटर में नहीं लिखना है, इनको प्रॉपर सेंटेंस बनाकर लगातार में जोड़ते हुए एक पूरी यूनिट बनाते हुए आपको लिखना है। तो ये लिखने की कला के लिए यहाँ पे आपके हैं 5 मार्क्स। और अगर ये और का मतलब है अथवा या ये कर लीजिए या ये कर लीजिए, इसलिए देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं डाला हुआ है। राइट एन ईमेल, एक ईमेल लिखिए टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ ऑन द टॉपिक बैन और करेंसी नोट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप अपडेटेड होंगे न्यूज़ से तो आप इसको लिख पाएंगे। समाज की परेशानी को महसूस करते होंगे, थोड़े जागरूक होंगे तो लिख पाएंगे, नहीं तो आप ये वाला भी लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ आउटलाइन गिवन बिलो। आउटलाइन जो नीचे दी है इसके, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं यही लाइनें बार बार लिख देते हैं, आंसर बना देते हैं। ऐसा कभी ना करें। ये आपको बिंदु दिए हुए हैं, बस इन बिंदुओं से अपने वाक्य बनाइए और अपने पैराग्राफ को अंजाम दीजिए। इसके 4 मार्क्स हैं। ये कर लीजिए। फिर यहाँ और आ गया बीच में राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड्स ऑन द टॉपिक ए क्रिकेट मैच। कोई क्रिकेट मैच आपने देखा है तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 राइट ए पैराग्राफ। फिर आपको एक पैराग्राफ लिखना है इन अबाउट 75 वर्ड्स यूजिंग द विजुअल एड शोन इन द पिक्चर। विजुअल मतलब जो हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ताजमहल है और इसके 5 मार्क्स हैं। तो आपको ताजमहल का इतिहास पता होना चाहिए, थोड़ा सा वो कैसी बिल्डिंग है, कहाँ स्थित है, कब बना। तो अगर आपका जीके थोड़ा अच्छा है और इससे कंट्री को क्या फ़ायदा हो रहा है ये सब, तो आप इसका एक पैसेज बना सकते हो जो कि 5 मार्क्स होगा। सॉरी, ओके। तो मेन जो मुद्दे की बात है कि आपको चाहे विजुअल एड दिया हो जैसे ये ताजमहल है, या आपको इन्होंने वर्बल दिया हो, लिखित में दिया हो एड, तो वो दूसरी बात है। लेकिन हर उसमें आपकी वोकेबलरी, आपकी ग्रामर, आपका कॉम्पोजिशन होना चाहिए। अब आ जाता है सेक्शन सी। ग्रामर। ग्रामर है 15 अंकों की। क्वेश्चन नंबर 6। अब आप देखिए, हम कहते हैं ग्रामर पढ़नी है, ग्रामर समझ नहीं आती। ग्रामर को समझ लीजिए, तसल्ली से पढ़ लीजिए। बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं ग्रामर के ऊपर, जिसमें क्वेश्चन फ्रेमिंग भी है, टेंसेस भी है, फॉर्म, नेगेटिव, पॉजिटिव, एफर्ट, सब सेंटेंसेस बहुत डिटेल में। उन सब के लिंक मैं दे दूँगी, आप वो लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके क्वेश्चन फ्रेमिंग ये सब आ जाएंगे। डिटेल में लिंक की लिस्ट पूरी दे दूँगी आपको। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द बैक। ये सारे की हिंदी आपको आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, इसका मतलब क्या है? ये टेंसेस हैं। हेमंत डैश हियर एवरी वीक एंड, यहाँ पे क्या आएगा? काम का कौन सा टेंस का रूप आएगा? वो है वर्ब फॉर्म। आगे देखिए, आपको कितने दिए हैं इन्होंने? ये 8 दिए हैं, हर का आधा अंक है, और टोटल ये प्रश्न है आपका 4 मार्क्स का। यहाँ पे आप इसे टेंस का जो ये क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है? टेंसेस के ऊपर, जिसमें भी टेंस में क्या होता है, जो वर्ब होता है उसका रूप बदल जाता है। आपको लग रहा होगा बच्चों को कि ये सिर्फ 4 अंकों का ही तो है, हम 4 अंक के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। नो, आप 4 अंक की मदद से पूरे 100 अंक का पेपर अटैम्प्ट करें। अगर आपको टेंस नहीं आएंगे, आप अनसीन पैसेज नहीं कर पाओगे, लेटर नहीं लिख पाओगे, पैराग्राफ नहीं लिख पाओगे, क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पाओगे। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन टेंस। जैसे यहाँ पे है, रीअरेंज द वर्ड्स फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पे सार्थक वाक्य बन जाए, ये आड़े टेढ़े शब्द लगाए हैं, इनको सार्थक। तो यहाँ पे आपको क्या टॉपिक आएगा? जो वाक्य की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट, ये सब। तो आपको ढूंढना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ढूंढना आना चाहिए। ये सब आने वाले वीडियोस में हम लोग इसको एक एक क्वेश्चन की कई सारी एक्सरसाइज करके हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आएगा तो हमारे सारे बच्चे आराम से कर पाएंगे। बेशक इसका मार्क 1 है, लेकिन बहुत जगह ये हमारे काम आएगा। 8 है ज्वाइन द सेंटेंसेज यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउंस। भाई ये 2 वाक्य है, इन दोनों को ज्वाइन करना है, और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है ये आपके कोर्स में आपको पढ़ना है। इसके 2 अंक हैं। बहुत आसानी से, छोटा सा टॉपिक है, अगर समझ आ जाएगा 2 अंक पूरे बच्चे के होते हैं।
होता क्या है, कई बार बहुत छोटी सी ग्रामर है जो हम लोग टच नहीं कर पाते। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है, इसमें भी आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए, वाक्य संरचना होनी चाहिए, और फिर आप इनडायरेक्ट स्पीच को समझ पाएंगे। 4 अंक का है, बहुत इजी स्कोर है, थोड़ा सा टॉपिक है, 1 2 3 घंटे में आप समझें, प्रैक्टिस करें, और 4 अंक आपके पूरे आपके, नहीं तो 3 तो हम बहुत इजीली ले सकते हैं अगर हमने इनडायरेक्ट स्पीच को पूरा किया। ये सारे टॉपिक आने वाले वीडियोस में I will make sure that I do it for the students. Complete the following sentence by choosing correct passive voice. यहाँ पे passive voice है और from given options. तो passive voice में लिखना है, ये active voice है, इसमें कौन सा इसमें right choice होगा वो लिखना है। तो थोड़ा सा भी आइडिया होता है बच्चे तो वो सही चुन लेते हैं। Fill in the blanks with choosing models from the brackets. Models हैं सहायक क्रियाएं, कौन सी सहायक क्रियाएं हैं जो मॉडल कहलाती हैं। तो मूड ऑफ द सब्जेक्ट, उसका जो मूड है, मन की स्थिति कैसी है, वो क्या चाहता है, क्या उसका उद्देश्य है कहने का, वो अगर झलके तो उसको हम मॉडल्स कह देते हैं। ये मॉडल्स भी बिल्कुल कहीं भी कठिन नहीं है, सिर्फ रेगुलर टाइम टेबल से हमें पढ़ना है और हमें इसको स्कोर करना है। अब आ गया आपका सेक्शन डी, यह टेक्स्ट बुक का सेक्शन, और इसके हैं 37 मार्क्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज दिया हुआ है उसको पढ़िए और जो क्वेश्चंस उसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब उसके बाद आ रहे हैं, उनको आपको करना है। हर उसमें ऐसा भी क्वेश्चन आता है राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स दिस एंड हु व्हेन व्हाट, बस वही क्वेश्चंस वहाँ भी थे, क्वेश्चंस यहाँ भी है। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग और क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग टेंस, हर बार मैं ये कहती हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चे और जो गुरुजन है वो इस बात को पक्का कर लें कि पहले बच्चों को ये सिखाना है तब जाके उनको लेसन पढ़ाएं, तो मेरा पूरा विश्वास है कि बच्चे 100% बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिए आपके सामने पैसेज है, अगर आपने लेसन थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो ये पैसेज आपको बिल्कुल क्लियर कट आंसर्स दे देगा। प्रश्न नंबर 13, फिर एक पैसेज है आपके लिए टेक्स्ट में से, और वो टेक्स्ट जो आप यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि ये परिचित हैं, आपके बुक के टेक्स्ट हैं और आपके लिए इजी होगा। तो कब होगा इजी? जब आप अपने टेक्स्ट की, अपने बुक की रीडिंग स्वयं करेंगे। जब आप पासबुक के सारे से आंसर ही आंसर रटेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके करने के बस में नहीं होंगे, बल्कि वो भी आंसर गलत होंगे क्योंकि क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन समझ नहीं आता, आंसर रटा होता है, किसी क्वेश्चन के आगे वो आंसर लिख देते हैं जो उसका होता ही नहीं है, तो मेहनत भी करी और बेकार भी गई। तो अंडरस्टैंडिंग वर्ड एक ऐसा है, इफ़ यू अंडरस्टैंड अ थिंग, गहराई से अगर आप किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर और आप मजबूत हो जाते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 60 शब्दों में। इसको आप ध्यान रखें, जब ऐसा लिखा हो एनी वन मतलब कोई एक, जवाब दीजिए कोई एक का फॉलोइंग क्वेश्चन नीचे प्रश्न में। तो ये 2 दिए हैं तो कोई एक देना। अगर आप इसमें 1 का दे रहे हैं तो आप लिखोगे 14 1। अगर आपको ये 2 वाला आता है तो आप लिखोगे 14 2। सिर्फ 14 लिखकर आप छोड़ेंगे नहीं। 15वां क्वेश्चन है एनी आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। यहाँ पे भी एनी वन है, किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। बस फॉलो रूल वही करेंगे आप कि 51 या 52, अगर ये आता है तो 52, ये आता है तो 51। अब ये बहुत ही बढ़िया, देखिए बहुत ईजी आपके लिए। 16 एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करो, समझाओ। फिर है एनी वन कोई एक, ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजा, नीचे जो पोएम के स्टैंजा दिए हैं उनमें से कोई एक, विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब आपका जो ये पोएम है उसके संदर्भ में ये नीचे वाली लाइनों को समझाओ। इसका मतलब ये कौन सी कविता से ली गई है, कौन से कवि ने लिखा है, कवि इसमें क्या कहना चाहता है। लेकिन ये सब बातें आपको किस में लिखनी है? इंग्लिश में लिखनी है। अगेन द सेम क्वेश्चन, कब लिख पाएंगे? जब आपके पास लिखने के लिए शब्द होंगे
टेंस होगा, वाक्य संरचना होगी और वोकैबलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, तब आप इसको लिख पाओगे। तो अगेन हम देखें कि टेंस का जो प्रश्न था वो 204 अंकों का था, लेकिन अगर वो 4 अंक के लिए हम 100% मेहनत करते हैं तो हमारे 100% क्वेश्चन का आंसर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्टैंजा ये दिया हुआ है किसी कविता का, एक ये दिया हुआ है, इसमें किसी भी एक स्टैंजा को विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करना है। 4 मार्क्स। ये तो आना ही आना है, हर पोएम के सभी स्टैंजा का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कर लीजिए और उसमें से 4 नंबर के आप लोग हकदार हो जाएंगे। 17 आंसर एनी टू। अब यहाँ पे एनी वन नहीं है, एनी टू, कोई भी दो। तो ये 3 दिए हैं, इनमें से कोई 2 आपको करने हैं। अगर आप पहला दूसरा करते हो आप लिखोगे 17 1 और फिर अगर 2 करोगे तो 17 2। अगर आपको पहला और तीसरा करना है तो आप लिखोगे 17 1, तो एक को लिख लोगे और दूसरे को लिख लोगे 17 3। नीचे आपके लेसन के नेम्स लिखे हुए हैं, ये कौन से लेसन के हैं, ये कौन से लेसन से लिया है, ये कौन से लेसन से लिया है, इससे भी आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाती है। आंसर 18 एनी वन। अब यहाँ पे फिर एनी वन है, मतलब कोई एक करना है, इन 2 प्रश्नों में से कोई भी एक प्रश्न करते हैं। और ये कितने अंक का है? 5। ये सारे बड़े बड़े आंसर लिखने के लिए बिल्कुल इस बात को यकीन मानिए कि जब तक आप ग्रामर नहीं कर पाएंगे, अंग्रेजी में सोचेंगे नहीं, तब तक हम लिख नहीं पाएंगे। तो ग्रामर भी करिए और सोचिए भी और समझ के अलर्ट होके लिखें। 19 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। फिर ये 2 दिए हैं, कोई एक। अब ये वाला लेसन तो मैं करवा ही चुकी हूँ। व्हाट न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू थिंक टैंक अबाउट द अर्थ। तो आपने अगर वो अच्छी तरह समझा है, उस आंसर्स को अपने आप लिखा है, तो बहुत जल्दी इसको लिख पाएंगे। 20 आंसर एनी वन क्वेश्चन इन 20 to 25 वर्ड्स। कोई भी एक है, 20 से 25 शब्दों में लिखना है। 21वां है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कार पूलिंग। कार पूलिंग से आप क्या समझते हो, आप 80 शब्दों में करें। कार पूलिंग जो 4 लोग एक कार को शेयर कर लेते हैं ताकि प्रदूषण भी कम हो, पेट्रोल का खर्चा भी कम हो, तो वो कार पूलिंग है। इसका मतलब क्या है? सामान्य बातें, सामान्य टर्म्स, इंग्लिश में जहाँ मौका लगे उसको ज्ञान बढ़ाइए, तो हम ये सब बातें कर पाएंगे। इसी के साथ में जो क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन है मैंने आपको पूरा कर दिया है। और जो निचोड़ ये निकला है कि बच्चों के लिए टेंस, वोकैबुलरी एंड क्वेश्चन फ्रेमिंग, आंसर सेंटेंस स्ट्रक्चर, वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो सारे हैं इन सब के वीडियोस बच्चों बने हुए हैं और मैं इन सब के लिंक टॉपिक वाइज आपको दे दूँगी। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको अपने अपने टॉपिक मिल जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने समझा है, ये महसूस हुआ होगा कि ये बहुत ज़रूरी है और आप इसको दोबारा समझेंगे, अपना एक सिस्टम बनाएंगे और इसी सिस्टम से आप पढ़ेंगे। Thank you very much for being with me. God bless you.